सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विश्व क्लासेस। दोस्तों, आज के जानदार और ख़ास वीडियो देखते हैं। और आज की खास वीडियो में बता दूं कि बहुत अच्छे एक चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना अगर एग्ज़ाम इस बार देना है तो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात कुछ हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास जो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने और सारे चीज़ को कॉपी कलम के साथ बैठें और नोट करें, बहुत ही मजा आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें जरूर। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप अगर आईएससी की तैयारी कर रहे हो ना, यानी साइंस से हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आप आर्ट्स से हो तब भी देख सकते हो, चाहे कॉमर्स से हो तब भी इस वीडियो से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी ही कॉमन है। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ रही है। आज हम लोग कर रहे हैं चौथा पार्ट कर रहे हैं, जो इसका नाम है अर्धनारीश्वरी। ठीक ना, तो मैं बता दूं थोड़ा सा इसमें क्या खास बात है। तो कुछ चीज़ें जो होंगी, आप कॉपी कलम के साथ बैठें और इसको ज़रूर लिखें और याद करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लेखक का जन्म आप लोग याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और इसके अलावा इनका निर्धन कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त कवि थे। आज भारत में इनका नाम कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। दिनकर जी बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि इनका जन्म बिहार में ही होता है दोस्तों। ठीक ना, और इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, मैं इनको बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि इनका जन्म याद रखिएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म होता है। और तो और इनके जो मम्मी का नाम है, इनकी माता का नाम है मनरूप देवी होता है। ठीक है ना, और पिता का नाम जो होता है रवि सिंह होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ को याद कर लीजिए, बहुत ही खास है आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक बात याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, जिसमें जानेंगे हम लोग पुरुष और महिला जो होती है, इनकी समानता और गुण और अवगुण के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, जो गांव में ही होती है। और 1928 इसमें एक बात और मैं बता दूं कि दोस्तों, मात्र ये 16-17 साल की उम्र में इन्होंने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया, कई सारे गद्य को लिखना शुरू कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आप जिस उम्र में हो, 16-17 साल की उम्र में हो, 18 साल की उम्र में हो, आप क्या कर रहे हो, ज़रा ये कल्पना करो। ये अपने कम एज में, कम उम्र में नहीं, छात्र जीवन में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कविताओं को इन्होंने प्रदर्शन किया, दिखाया, लिखा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, आप भी कुछ कलाकृति करो, आप भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करो, इतना तो कर सकते हो, मुझे पता है। तो मैं बात करूँ इनकी पढ़ाई जो होती है ना, मोकामा घाट हाई स्कूल जो होती है, मैट्रिक वहाँ से करते हैं। और 1932 में वो पटना कॉलेज से बीए करते हैं। और ऑनर्स में क्या होता है, इनका इतिहास होता है। ऑनर्स पेपर होता है, इनका इतिहास होता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं, ये क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलिए देखते हैं कुछ और भी बातें। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पे, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना दोस्तों। इसके अलावा मैं बोल दूं तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करना यार, जितने भी हैं, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इसी प्रकार के और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं, इसमें और कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं। तो कुछ बात इसमें हम लोग करने वाले हैं, जिसमें साहित्य अभिरुचि उनको 1925 ईस्वी में की बात करें तो छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई उनकी छात्र जीवन में। ठीक है ना, और उन्होंने अनेकों प्रकार की रचनाएं जो है प्रकाशित किए हैं, और उनकी रचनाएं प्रकाशित भी की गई हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मेरे प्यारे बंधुओं बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से खासम खास हैं, तो कॉपी कलम के साथ बैठिए और लिखते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि समय बहुत ही, अब जानते हैं, कम है। ठीक है ना, तो बात करते हैं इनकी प्रमुख काव्य की।
तो कुछ काव्य जो हैं आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसका डेट भी याद कर लीजिएगा। प्रणभंग हो गया, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया और रसमृति हो गया, यानी इसके अलावा नौल कुसुम हो गया, उर्वशी हो गया। ये सारे की सारे रचनाएं आप लोग याद कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हुंकार किसकी रचना है, ठीक ना। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। या कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, इस कुरुक्षेत्र की प्रकाशित कब हुआ था, ये किस समय प्रकाशित हुआ था, इस टाइप की क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे लिख डालो और याद कर डालो, ठीक है ना। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या खास है। तो दोस्तों साथ साथ ये काम करते चलो, ओके। और तो एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, जो इनके बारे में खास बात ये है, इन्होंने गद्य समझते हो ना, इन्होंने गद्य भी लिखा था, जिस गद्य में फेमस क्या थी, मिट्टी की ओर, जो 46 में आई थी 1946 में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में जो आई थी, और काव्य की भूमिका, इस सारे के सारे चीज़ जो हैं काव्य की जो हैं, यानी गद्य के भाग जो हैं सारे के सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टि से ऐसे किताब में दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इन किताब में बहुत सारा दिया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट्स है उसके व्यूज़ से आप लोगों को ये बताया जा रहा है। अगर इससे भी अधिक जानना है तो एक बार किताब पर ज़रूर विजिट करें, बुक को ज़रूर विजिट करें, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ और ख़ास बातें इनके बारे में। तो सम्मान तो आप लोग समझते हैं ना। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से पुरस्कार किया, यानी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए उनको मिलता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा उर्वशी जो है, इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किससे जी? तो आप अच्छी तरह जानते हो, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो ये सारे पुरस्कार भी एग्ज़ाम में कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन कराऊंगा, देखना वहाँ पे सारे चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ूँ। चलिए, आप लोग सही देख रहे हैं और सभी के सभी सही जा रहे हैं। तो एक और चीज़ है, राष्ट्र कवि एग्ज़ाम में अगर पूछ दें कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन विख्यात हैं, या किसे कहा जाता है, या कौन जाने जाते हैं, तो बंधुओं आपको कोई शक नहीं, इसका राइट आंसर आप जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बात करते हैं, अब हम करेंगे सारांश। क्या करने जा रहे हैं? सारांश। तो बंधुओं में बता दूं, सारांश जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। आप सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो, और एग्ज़ाम में सारांश आता है, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए, तो बंधुओं आप लोग देख लीजिएगा, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी प्रकार और अधिक से अधिक आप लोगों को जो भी टॉपिक पे पढ़ना है, स्टडी करना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक। चलिए बात करते हैं सारांश की। तो चलिए, सारांश का पहला जो पैराग्राफ की मैं बात करूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, एक निबंध है, याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर जो है क्या है। तो यह निबंध है जो राष्ट्र कवि कौन, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई है, लिखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथीय प्रतीक है, यानी भारत में ऐसा कई सारे चीज़ जो हैं देखने को मिलता है, और इसमें दिनकर जी अपनी मनोचिंता, मन की बात को दर्शाए हैं, प्रस्तुत किए हैं, दिखाए हैं। इसमें कहते क्या है कवि, ध्यान दीजिएगा, कवि तो कह सकते हैं, कवि भी है,
लेखक कहते क्या हैं कि कवि कहते हैं, लेखक ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। एग्जाम में पूछ सकता है कैसा रूप है, कल्पित रूप है। किसका किसका? तो भगवान शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सही बात है, जैसे कि आपने शुरू में ही वो तस्वीर देख लिया था, ठीक ना। तो बात सही है। चलिए, इसमें क्या होता है कि जो आधा अंग जो होता है पुरुष का होता है और आधा अंग जो होता है बॉडी नारी का होता है। और तो और मैं कुछ बता दूं कि अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है, जो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, ये दर्शाता भी है कि नारी और पुरुष में कोई माने भेदभाव नहीं है, दोनों में समानता है, समानता होनी भी चाहिए, ठीक ना। तो बात करते हैं कि क्यों समानता होना चाहिए और कैसे कब क्या हुआ, इसकी भी डिटेल हम लोग अभी लेने जा रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो को अंत तक तो आप देख ही रहे हैं और अच्छे से इसको देखिए, लिखिए और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट तैयारी कीजिए। चलिए बात मैं करता हूँ कुछ और। तो कवि क्या कहते हैं कि एक जो पुरुष होते हैं और महिला जो होती हैं, वह एक जो उनका गुण होता है वह कभी भी दोष नहीं होता, कभी भी अलग नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये इनका कि यदि पुरुषों में नारी का गुण आ जाता है तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये कवि के अनुसार, दिनकर जी के अनुसार, लेखक दिनकर जी के अनुसार हो रहा है। यदि इससे क्या होगा, अगर गुण आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों की मर्यादा कम हो जाएगी, बल्कि उनका मानना है कि उनको गुणों में अभिवृद्धि हो जाएगी। अर्थात कवि लेखक कहना चाहते हैं कि पुरुष में नारी का गुण आ जाए तो वह कोई दोष नहीं है और ना ही इससे उनकी मर्यादा कम हो जाएगी, बल्कि उनके गुण में और गुण वृद्धि हो जाएंगे। ये हमारे लेखक जी का मानना है, रामधारी सिंह दिनकर जी के कहना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कुछ और, जो देखते हैं क्या है, ध्यान देने वाली बात है। एक टॉपिक और आता है, लेकिन कवि एक और चीज़ कहते हैं, जैसे ही कृषि का विकास हुआ, नारी प्राधीनता आरंभ होगी, नारी की जो प्राधीनता आरंभ हो गई। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कृषि का विकास हुआ तो नारी में एग्जाम में पूछता है कि नारी की प्राधीनता कब आई थी, तो कृषि के विकास के बाद, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जिंदगी जो है ना, लाइफ जो दो भागों में बट गई। नारी घर में रहने लगी और पुरुष जो है बाहर रहने लगे, और दोनों अपने अपने कर्तव्य में विलीन हो गए, विचलित हो गए, ठीक ना। और कहा जाता है ऐसे भी कि पुरुष जो है दिन रात मीन्स धूप में काम करते करते वो नर जो है कर्कश हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और वहीं पे ये चीज़ बताया जाता है कि महिलाएं जो हैं घर में रहकर कोमल हो जाती हैं, उनकी बॉडी कोमल हो जाती है, जबकि पुरुषों के शरीर जो होता है कठोर हो जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लेखक का कहना है, उन्हीं की सोच के आधार पर ये चीज़ बातें बताई जा रही है। इसके अलावा युद्धों में जुर्रत बहाते समय पुरुषों को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, और इस तरह से उनमें इस सारी चीज़ें बदलाव रहती हैं। और कुछ बातें इसमें हैं, रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, ऐसी बातें उन्होंने डिस्कस किया है, चर्चा किया है। दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कौरव की सभा, ध्यान दीजिएगा। एक और बात मैं बता दूं, हमारे लेखक जो है प्रेमचंद, इनका भी कुछ कथन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहना चाहते हैं, यदि पुरुष में नारी का गुण आ जाता है, यदि पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो वह पुरुष भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, जबकि नारी में पुरुष का गुण आ जाता है तो वह राक्षस हो जाती है।
तो ऐसा मानना मेरा नहीं बल्कि लेखक का मानना है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये बातें पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, कवि क्या कहते हैं कि कौरव की सभा में यानी कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद आज महाभारत नहीं होता। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह महाभारत का युद्ध नहीं होता, ठीक ना। यानी कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण और दुर्योधन है, ये दो पुरुष हैं, ये संधि, ये बातचीत अगर पुरुषों के बीच में न होकर महिलाओं के बीच, दो महिलाओं के बीच, कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि नारी में जो संगीनता है, समझदारी है, उस चीज़ को भी दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर दोनों के गुणों को, समानता को दिखाते हुए वह कुछ बातें दर्शाते हैं। और सच में ये बात सही है कि इनके गुण, और ऐसे ही प्राचीन समय से आप जानते हैं कि पुरुषों की प्रधानता दी जाती है, अभी भी कहीं बहुत ज़्यादा दी जाती है, नारी की प्रधानता बहुत ही कम दी जाती है। महत्व, जैसे कि कवि का उद्देश्य है कि सिंपल सी भाषा में कह दूं कि दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समाज के द्वारा, गांव के द्वारा, शहरों के द्वारा, ठीक है ना। तो आगे की मैं बात करता हूं, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया यार कर लो, इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, तो पैराग्राफ पर विशेष ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ चेंज किया गया है तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि दिनकर जी कहना चाहते हैं कि इस निबंध में स्त्रियों के गुण को, समान को, यानी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बल दिया गया है। सही बात है, इस चैप्टर में, इस निबंध में नारी जाति की सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बल दिया गया है। उन्होंने चर्चा की है गांधी और जी और मार्क्स के बारे में, उनके विचारों पर उन्होंने कल्पना भी किए हैं, और उन्होंने भी, दोनों के दोनों लोगों ने नारी की सम्मान की बात हमेशा कही है। अगर मैं बात करूं, एक और बड़ी पॉइंट है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, गांधी जी की पोती, याद रखिएगा, गांधी जी की पोती द्वारा एक लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दर्शाया गया, बापू पुरुष और माँ। देखिए तो इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें भी पुरुष में स्त्री के गुण और मैंने गुण को दर्शाया गया है, ठीक है ना। और इसमें दोनों की समानता को दर्शाया गया है। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा बापू मेरी माँ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गांधी जी की पोती जो है इस पुस्तक को लिखी थी, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है, इस चीज़ को आप याद कर लोगे, ओके ना। तो बात करते हैं दोस्तों सीधी सी भाषा में, तो इसमें क्या है कि इसमें पुरुष जो है, यानी पुरुषों में जो गुण है वो चीज़ को दर्शाया गया। इस पुस्तक में जो पुरुषों के गुण हैं वो चीज़ को दर्शाया गया है, पुरुषों में जो दया है उस चीज़ को दिखाया गया है, क्षमा जो है उस चीज़ को दिखाया गया है। इस प्रकार से इन सारे चीज़ों को इस चीज़ में दर्शाया गया है। तो बात आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ ही रही होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्यारे जितने भी बच्चे हैं, दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक लाइक तो बनता है और शेयर बनता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑन द चैनल। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।